हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वनडे एग्ज़ाम में या ऐसी कोई भी अन्य कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़रूर ऐसे प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकार का होना या संयम का अभाव। तो जैसा कि समानता शब्द से आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि समानता मतलब होता है कि संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सभी लोग आपस में क्या हैं, बराबर हैं। सभी लोग आपस में बराबर हैं, कोई किसी से न ऊंच है न नीच है। तो इसलिए इसमें होता क्या है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा, जैसा कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 कहता भी है कि कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से सभी लोग आपस में समान हैं। तो इसमें जो समानता शब्द है सामाजिक विशेषाधिकार के अभाव का दिखाता है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यही जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अच्छा, इस समय भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज़रा इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस समय भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह था और दमन दीव था, ये पहले अलग अलग थे, अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। ठीक है ना, इन दोनों को एक कर दिया गया और इनकी जो राजधानी है वो जो है दमन बनाया गया है। कहाँ क्या बनाया गया है? इनकी राजधानी दमन बनाया गया है। तो इस समय कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है आपके भारत में? 8 है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जब आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम ज़रूर प्रस्तुत करते रहेंगे। इसीलिए आज हम इतिहास के अलावा आज भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर भी आप सबकी सेवा में हाजिर हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों ने भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। कब निर्धारित की थी? तो ये आपका ऑप्शन दिया है 1960, 1970, 1940, 1950। तो इसमें जो आपका 1960 है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। 1960 के दशक में सभी राज्य सरकारों ने उच्चतम सीमा निर्धारित की थी। अब जरा हम ये समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में बड़ी ही असमानता व्याप्त थी राजस्व व्यवस्था में। किसी के पास हजारों बीघा ज़मीन था, कोई एकदम भूमिहीन था। जबकि जिनके पास हजारों बीघा ज़मीन होता था वो खुद कृषि नहीं करते थे, वे अपनी कृषि को दूसरे से करवाते थे। तो उस समय विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। 1949 और 47 के दौरान में उन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। उनका जो भूदान आंदोलन था ये तेलंगाना प्रदेश के पुच्चमपल्ली नामक गांव से प्रारंभ किया गया था। इसमें उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों से निवेदन किया था कि आप लोग अपने ज़मीन के कुछ हिस्सों को भूमिहीन गरीब श्रमिकों एवं भूमिहीन मजदूरों, भूमिहीन किसानों के बीच वितरित कर दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने भूदान आंदोलन को काफ़ी व्यापक तौर पे प्रचलित किया था। तो ऐसे सब चीज़ों को देखकर राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ओके मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल शासकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत सबसे पहले जिलों में कलेक्टरों की व्यवस्था की गई।
कलेक्टरों के जो कार्य थे न्यायिक कार्य थे, राजस्व प्रणाली कार्य थे, जनता के अधिकारों की रक्षा करना, राजस्व वसूलना, राजस्व मतलब टैक्स वसूलना, कर वसूलना। तो इन सब की जो स्थापना किया गया था उसको सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसी व्यवस्था को सबसे पहले प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यूपीएसआई में आया है, 29 नवंबर 2021 को आया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशांक सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन दिया है आपका 97वां संशोधन, 73वां संशोधन, 101वां संशोधन, 62वां संशोधन। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 97वां संशोधन। अब सहकारी समितियां क्या हैं, इस पे भी ज़रा हम चर्चा कर लेंगे। सहकारी समिति होता है जिसमें कि निजी कंपनियां प्लस सरकारी व्यवस्था दोनों आपस में शामिल होती हैं, तो उसको बोलते हैं सहकारी समिति। अब सहकारी समिति के कुछ उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे जो ये अमूल दूध है, अमूल दूध जो ब्रांड चलता है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में इसकी कंपनियां प्रचलित हैं, तो ये जो अमूल है जो कि गुजरात के साणंद नामक शहर में स्थित है, तो ये सहकारी समिति का बड़ा शानदार उदाहरण है। और क्या है, आपका जो इफ़को कंपनी है, इफ़को कंपनी जो है जो फूलपुर फर्टिलाइजर जिसको बोला जाता है, ये भी सहकारी समिति का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? जनहित याचिका जिसको अंग्रेजी में हम लोग PIL बोलते हैं, PIL भी बोला जाता है। तो जनहित याचिका क्या होता है कि ऐसे मुद्दे जो जनता के सभी हितों में यानी व्यापक हित में हो, जिसमें एक से ज़्यादा लोगों के हित जुड़े हुए हों। अब दिया है कि बंधुआ मजदूर या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार या निजी मामले। तो इसमें क्या होता है, जनहित याचिका में निजी मामले बिल्कुल नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जा सकते। अब PIL को सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो इसको शुरुआत करने वाले थे भगवती प्रसाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सबसे पहले इन्होंने PIL को स्वीकार किया। अब PIL कैसे दाखिल किया जाता है ये भी समझने वाली बात है। PIL दाखिल करने के लिए आप सिर्फ मात्र एक स्पीड पोस्ट या एक सादा सा सिंपल सा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ों सारी समस्याओं को उल्लेखित करके आप स्पीड पोस्ट से सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करता है। अब PIL का सबसे पहले उद्भव किस देश में हुआ? तो PIL का सबसे पहले उद्भव हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय गृह मंत्री? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब हम समझेंगे कि मानवाधिकार आयोग क्या होता है। मानवाधिकार आयोग जो होता है किसी देश के जो नागरिक होते हैं उनके प्रकृति प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें क्या होता है, SC, ST, OBC इन सभी कैटेगरी से सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि क्या किसी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कोई किसी के द्वारा प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। तो इन सब के कामों को देखने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये हमारी आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें मतदाता नाम आ गया तो सभी समझ गए कि भारतीय निर्वाचन आयोग ही ये सारा काम करता है। तो बिल्कुल ये सही राइट ऑप्शन है, भारत निर्वाचन आयोग। अब इसमें थोड़ा बहुत हम जानकारी और ग्रहण करेंगे कि मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र क्या है। तो मतदाता सूची में शामिल होने की उम्र सीमा है 18 वर्ष। दूसरी बात, क्या 18 वर्ष हमारे संविधान में शुरुआत से ही व्यवस्था था? नहीं, पहले कितना था? 21 वर्ष था। कितना था हमारा? 21 वर्ष। फिर इसको 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में इसको बदल दिया गया और इसकी आयु सीमा को घटा दिया गया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है,
1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है छठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा इसमें किसके बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन क्या था, पहले इसको हम समझेंगे। देखिए 52वां संविधान जो था वो था दल बदल कानून। क्या बोला जाता है इसको? दल बदल कानून। इसमें क्या होता था कि जब कोई मंत्री, सांसद या विधायक चुनाव लड़ कर आता था तो जिस पार्टी का सरकार बनते देखता था वह उसी में पहुंच जाता था, तो अपनी पार्टी को छोड़ देता था। तो ऐसी प्रक्रिया को रोक लगाने के लिए हमारी संसद ने 1985 में एक अधिनियम पारित कर दिया कि भैया अब आप जिस पार्टी से आए हैं उसी पार्टी में ही आपको रहना होगा। हाँ, यदि आप पार्टी को बदल कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो कम से कम आपकी सदस्य संख्या कम से कम 7 से 8 के बीच होनी चाहिए, तभी ये दल बदल मंजूर होगा। नहीं तो अब दंड क्या होगा? दंड ये होगा कि उनकी जो सदस्यता है वो क्या होगी? निरस्त कर दी जाएगी। जहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं और उनकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित समितियों में से किसने अनुशंसा होनी चाहिए थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति ने ही सबसे पहले कहा था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को कानूनी रूप से मान्यता मिले, कानून से इनको संरक्षण मिले, ताकि कोई राज्य सरकारें अपने निजी लाभ के लिए इनको कोई हानि न पहुंचा सकें। तो ऐसा व्यवस्था करने की सिफारिश सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति ने किया था। तो आज कुल मिला के हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।